इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग 11वें रोज में दाखिल हो गई है। फिजाई रास्ते से हमास के मरकज गाजा पर हमला करने वाली इजरायली फौज ने जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। गाजा की सरहद पर 30,000 से जायद फौज तैनात की गई है। सियासी मंजूरी मिलते ही जमीनी हमलों को शुरू कर दिया जाएगा। मालूमात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने खुलासा किया है कि 10 लाख से ज्यादा शहरी गाजा के जंगी इलाकों से निकल चुके हैं। इजराइल का मकसद हमास ग्रुप की आला सियासी और अस्करी क़यादत को जमीनी कार्रवाई से हलाक करके गाजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। हमास के खिलाफ इजरायली जवाबी हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 2329 अफराद शहीद हो चुके हैं। 9,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इजराइल की जानिब से 1400 अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद अगवा हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान की जंग को लेकर दुनिया भर में एहतजाज जारी है। इसी के पेश नज़र न्यूयॉर्क में हजारों फिलिस्तीन हिमायती मुजाहिरीन ने सड़क पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा किया और आज़ाद फिलिस्तीन के नारे लगाए। इस एहतजाजी मुजाहरे की खास बात यह है कि एहतजाज करने वाले यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे। इन यहूदियों ने फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले और कब्जे की सख्त मजम्मत की। एहतजाज करने वाले यहूदियों का कहना था कि इजराइल कोई यहूदी रियासत नहीं है, हमारी कौम को ज़ियोनिस्ट हुकूमत बदनाम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यहूदी वॉइस फॉर पीस तंजीम की जानिब से ये एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान मुंतखब ओहदेदारों पर जोर दिया गया कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कशी बंद करें। यहूदियों के साथ साथ टाइम्स स्क्वायर के कई ब्लॉक से ज़्यादातर फिलिस्तीनी नौजवान और बूढ़े मुजाहिरीन से भरे हुए नजर आए, जिसमें से कुछ फिलिस्तीनी परचम उठाए और कैफिया पहने नजर आए। इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इजराइल फिलिस्तीन की वॉर को लेकर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि जो जुल्म किए जा रहे हैं मैं उसे बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो फिलिस्तीन के लिए जोर से बोल सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कि वहाँ के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। और अफसोस मुझे इस बात का है कि सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों अमेरिका से नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल हाल ही में देखने को मिली जब MBS ने अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया और फिर बिल आखिर अगले दिन उनसे मुलाकात की। मालूमात के मुताबिक यह मुलाकात ब्लिंकन की इजराइल पर हमास के हमलों के खिलाफ हिमायत हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा थी। मुलाकात के मुलतवी होने और जंग के बढ़ने के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात के बावजूद ब्लिंकन ने सहाफ़ियों को बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बातचीत बहुत नतीजा खेज रही। वहीं दूसरी जानिब इस मुलाकात में MBS ने गाजा पर इजरायली नाकाबंदी उठाने समेत तनाज़ात को रोकने और बैनुल अक़वामी कवानीन को बरकरार रखने के तरीके तलाश करने पर बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह कर दिया है। इस दौरान PM मोदी ने अमृतकाल विजन 2047 पेश किया, जो हिंदुस्तानी समुद्री मईशत के लिए एक तवील मुद्दती फ्रेमवर्क है। इस दौरान PM मोदी ने तकरीब से खिताब भी किया। जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा। लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हिंदुस्तान की सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर मौजूद रहे।
सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तमाम अवार्ड विनर्स में अवार्ड तकसीम किए। तकरीब में आलिया भट्ट, पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वहीं तकरीब में अल्लू अर्जुन पहले ऐसे अदाकार रहे जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। अदाकार अल्लू अर्जुन को पुष्पा दी राइस के लिए बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। अदाकारा आलिया भट्ट को 2022 में आई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेहतरीन अदाकारा का नेशनल अवार्ड दिया गया। तकरीब में आलिया भट्ट अपने शौहर रणबीर कपूर के साथ पहुंची। वहीं अदाकार कृति सेनन को साल 2021 में आई फिल्म मिमी के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। वहीं फिल्म मिमी के लिए अदाकार पंकज त्रिपाठी को बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। तकरीब के दौरान पंकज त्रिपाठी ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत शानदार सफर रहा। ये दूसरा नेशनल अवार्ड है। मैं सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। इसके अलावा करण जौहर को शेरशाह फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं इसी सिमत में गाइड रेशमा और शेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा वहीदा रहमान खुद अवार्ड लेने के लिए पहुंची। इस दौरान अदाकारा वहीदा रहमान ने अवार्ड से नवाजे जाने के बाद अपनी खुशी जाहिर की और अपने चाहने वालों को हमेशा खुश रहने की सलाह दी। आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुमाली मशरकी रियासत मिजोरम में इस साल 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी के पेश नज़र कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल पहुंचे। यहां उन्होंने आवामी इजलास से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। It's always a pleasure for me to come to Mizoram. It brings back old memories of mine from when I first came here in 1986. And at that time, Mizoram was transitioning from violence to peace and harmony. And you got your statehood in 1987, so it's been quite a long journey. Of course, there are the younger generation here who has never seen violence in Mizoram. But I'm sure the older generation knows the cost of violence.